DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान रियाज खान का हैरान कुन रद्द अमल। अपने वीलॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने कहा कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को डिस्कस किया, 9 मई को डिस्कस किया, पाकिस्तानी सियासत को डिस्कस किया, फौज की कारकर्दगी पर बात की। 26 नवंबर पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, फौजी अदालतों के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया और सोशल मीडिया को एक मर्तबा फिर लताड़ा है। इमरान रियाज ने बताया कि DGISPR ने इमरान खान को दोगला कहा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करती, खुद को अक्ले कुल समझती है। इमरान रियाज ने बताया कि जनरल साहब ने कहा कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो दोगली सियासी इमरान रियाज ने बताया कि जनरल साहब ने कहा कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो दोगली सियासत का प्रचार करते हैं, उनको शोहदा भूल गए हैं। इमरान रियाज खान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर भी उन्होंने उंगली उठाई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। गवर्नेंस के कई मामलात हैं जिनका बोझ बाद में फौज पर आ जाता है। इमरान रियाज खान ने कहा कि DGISPR ने बताया कि 9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इमरान रियाज के मुताबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि 2014 में पार्लियामेंट पर हमले से मनफी सियासत का आगाज हुआ था, यानी सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया कि 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। वाज़ेह रहे कि ये सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का जाती नुक्ता नजर है जिस पर इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या सही क्या गलत, मंसूर अली खान का बड़ा तज्जिया। अपने वीलॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा कि DGISPR की आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। PTI को सियासी दहशतगर्द करार दिया गया, साथ ही उन्होंने नवंबर साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया। मंसूर अली खान ने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात अब इदारा उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मंसूर अली खान ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही अल्फाज बल्कि पहले से थोड़ा सा ज्यादा सख्त अल्फाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नजर आए हैं। मंसूर अली खान ने कहा कि मेरे ख्याल में जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के लिए और सहाफियों के लिए अहम थी, वहीं पर मौजूदा हुकूमत के लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। मंसूर अली खान ने बताया कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई में जिन लोगों के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल्स हुए उनको हर किस्म की कानूनी सहूलत हासिल थी और तमाम जो कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे किए गए हैं और उसके मुताबिक सब कुछ हुआ है। मगर साथ ही साथ उन्होंने एक जुमला भी कहा कि इस साजिश के मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ भी एक्शन होगा। मंसूर अली खान ने कहा कि ये जुमला बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और प्रेस रिलीज में दोहराया गया और मीडिया ने हमेशा यही तासुर लिया कि इसका मकसद इमरान खान साहब हैं, मगर हकीकत यह है कि अभी तक हमें इसका वाज़ेह सबूत नहीं मिला। मंसूर अली खान ने बताया कि इसका एक बड़ा सबब यह भी है कि जब कल ये ऐलान किया गया कि 60 अफराद को मजीद सजाएं सुनाई गई हैं, तो मैंने कहा था कि इन 85 अफराद में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा प्रोफाइल लीडर शामिल नहीं है और न ही इमरान खान का इसमें कोई जिक्र था। उस पर सवाल उठ सकते हैं कि आपने इन अफराद को सजा सुना दी है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उस पर DGISPR ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि उनके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। वाज़ेह रहे कि सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान का जाती नुक्ता नजर है जिससे इदारे का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान को वार्निंग, सजा देने की तैयारियां, मुज़ाकरात का ड्रामा अब खत्म, क़यास आराइयां दम तोड़ चुकी। अब क्या होने जा रहा है? सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी अहम तफसीलात सामने ले आए। अपने व्लॉग में सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की 1.5 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब और खुलासा इमरान खान और PTI और उनके हवाले से उनकी गुफ्तगू थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लम्हों में हुई जब सुप्रीम कोर्ट की मशरूत इजाजत के बाद सानहा 9 मई के 85 मुल्ज़मान को सजा देने का अमल मुकम्मल हो चुका है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस अहम मौके पर हुई जब अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में आम शहरियों के फौजी ट्रायल्स पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार कर चुके हैं, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात भी उठा रहे हैं। जबकि उस वक्त भी हुई जब अमेरिका से इमरान खान को रिहा करो के धड़ाधड़ ट्वीट्स आ रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं और बानी PTI के हक में करारदादें पास हो रही हैं। इरशाद भट्टी ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लम्हों में हुई जब सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान पर कायम इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे पैगाम मिला कि तुम्हारी पार्टी को सियासी स्पेस दे देंगे, अडयाला जेल से निकाल कर बनीगाला पहुंचा देंगे, मगर मैंने कहा कि ना डील और ना ही ढील, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा था, हूँ और रहूंगा। हाँ,
اگر باقی سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں تو وہ بہتر ہوگا، سینئر تجزیہ کار نے کہا۔ اور یہ پریس کانفرنس اس خاص وقت میں ہوئی جب تحریک انصاف اور حکومت میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اس میں یقیناً دونوں کو سزا ہونے والی ہے، جبکہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد مذاکرات کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ ان مذاکرات کا حاصل کچھ نہیں نکلے گا۔ سب قیاس آرائیاں دم توڑ چکی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی ماحول بن چکا ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر اہم ملاقات کے بعد خان کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ کس پر برہم ہوئے؟ مارچ کے بعد پھر مارچ، حکومت کے لیے خطرناک اشارے، صحافی صدیق جان ہوشبہ خبریں لے آئے، سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ اپنے ولاگ میں صحافی صدیق جان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے ڈرامے پر عمران خان نے پانی پھیر دیا ہے۔ اب چیزیں بہت شدت کے ساتھ شروع ہو چکی ہیں۔ عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے اور میٹھی گولی دینے کا پلان مکمل طور پر فیل اور ناکام ہو گیا۔ صدیق جان نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم میں شامل صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس نے عمران خان کی بات باہر آ کر میڈیا تک پہنچائی۔ یہ دونوں شخصیات جھوٹ نہیں بول سکتی۔ عمران خان نے واضح کر دیا تھا کہ آپ کے مذاکرات دو چیزوں پر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے، ایک تو 26 نومبر کا معاملہ اور دوسرا سول نافرمانی کی کال۔ ان دونوں پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب عمران خان نے اپنی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات میں 3 چیزیں بڑی کلیئر کر دی ہیں کہ یہ مذاکرات کا ڈرامہ صرف ایک ٹریپ ہے، یہ ٹرک کی بتی اور میٹھی گولی ہے، اس سے کچھ نہیں نکلنا۔ لوگوں کو بتاؤ کہ میری سول نافرمانی کی کال پر عمل کریں، اس کو میں نے واپس نہیں لیا۔ میں نے ایک پاناما پر پوری حکومت کو گھر بھیج دیا تھا۔ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ مزاحمت اور لڑنے کا وقت ہے، پیچھے ہٹنے اور کمزوری دکھانے کا نہیں۔ سیاسی قیدیوں کا ملٹری ٹرائل اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے بند کمروں میں یہ فیصلے کیے ہیں۔ صدیق جان نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ معاملہ 8 فروری سے شروع کیا جائے، جس روز ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے دوسروں کو دے دیا گیا، جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، عدلیہ کے پر کاٹ کر اسے حکومت کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ اگر 31 جنوری تک حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو عمران خان مارچ کی کال دے سکتے ہیں۔ وہ جلد ہی اگلا لائحہ عمل دیں گے، ہو سکتا ہے کہ فروری یا مارچ میں یہ دمادم مستقل ہو جائے۔ عمران خان سے مذاکرات، پی ٹی آئی پر پابندی کی تیاریاں، پاک فوج سے جواب آ گیا۔ سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے دبے الفاظ میں خبر دے دی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے اپنا تہلکہ انگیز تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نام نہیں لیا، لیکن واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی کا فلسفہ انتشار ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ ترجمان پاک فوج نے 2014 سے پی ٹی آئی کا نقشہ کھینچا ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی پر بہت ہی سیریس چارجز ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس اہم بیان کے بعد پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہ الزام کسی سیاستدان نے نہیں لگایا، جبکہ پاکستان کے سب سے بڑے اور مضبوط ادارے کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پر بین لگانے کی جانب ایک قدم ہو، اسی طرح سے کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسا ہوا تو سب پر سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ اگر پی ٹی آئی انتشاری ٹولہ ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ 2014 سے اسے کس کی آشیرواد حاصل تھی؟ نجم سیٹھی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پالیسیاں بنانا خان صاحب کی بات نہیں تھی، ان کی تو فارن پالیسی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، وہ تو بس سیاسی چوروں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ان کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ سب کی چھٹی کرا دیں اور صرف ون پارٹی سسٹم اس ملک میں راج کرا دیں اور ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اپنے دور میں صرف 4 گھنٹے کے لیے دفتر جاتے تھے اور صرف ایک کیبنٹ میٹنگ کر کے واپس آ جاتے تھے، ملک یا حکومت چلانے میں ان کی کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ عمران خان غدار نہیں، سہیل وڑائچ بول اٹھے۔ عمران خان کو بنی گالہ میں رکھنے کی میں نے تجویز دی، امریکہ سپر پاور، دنیا میں اس کا کوئی مقابل نہیں۔ سہیل وڑائچ نے بڑی خبر بریک کر دی، تہلکہ مچا دیا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے
सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने कहा कि मैंने बहुत पहले ये तजवीज दी थी कि इमरान खान को बनी गाला में रखा जाए, चाहे नजरबंद कर दें और साथ उनको इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से ब्रीफ किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई गद्दार हैं या उन्हें वतन से मोहब्बत नहीं है। सुहेल वड़ाइच ने बताया कि बाज़ औक़ात इंसान जेल में रहकर कुछ वो थोड़े से हाई भी हैं, तकलीफें भी पहुंची हुई हैं, तो हो सकता है कि इस प्रोसेस में कामयाबी हो जाए। मुक़्तदरा उन्हें कोई रियायत नहीं देगी जब तक वो खामोशी इस्तेहकाम पर मुत्तफिक नहीं हो जाते। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि अमेरिका एक सुपर पावर है जिसका कोई दुनिया में इस वक्त मुकाबिल नहीं। अगर वो दबाव डालेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा। सुहेल वड़ाइच ने बताया कि ये तो क्लियर है कि मुक़्तदरा ने अभी तक 9 मई और नवंबर के वाक़यात को नहीं भुलाया। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये एहसास होता जा रहा है कि हमारी लाइन गलत है। फौज से लड़कर कभी जीता नहीं जा सकता। अगर कोई जीत भी जाए तो मुल्क टूट जाता है। पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोगों को ये एहसास है कि इस लाइन से हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा और जो मुज़ाकरात का दरवाजा बंद था वो खोलना चाहिए। सुहेल वड़ाइच ने बताया कि तहरीक इंसाफ से सिर्फ ये मसला है कि ये अदम इस्तेहकाम पैदा ना करे। वो सिस्टम को गिरने नहीं देना चाहते, ना ही सिस्टम के अंदर कोई रुकावट डालना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना रिलीफ देने के हक में हैं जिससे वो सिस्टम के अंदर आ जाएं और इस्तेहकाम के रास्ते में जो उनकी रुकावट है वो खत्म हो जाए। तो आप यूं समझें कि इस मुज़ाकरात का दायरा कार इतना है, इससे बाहर निकलकर कोई ना रिलीफ मिलने का इम्कान है। रिचर्ड ग्रैनल ने ख्वाजा आसिफ की 2 बड़ों को शिकायत लगा दी। गल वध गई। डोनाल्ड ट्रंप का अहम वार। अतर काज़मी अंदर की खबर ले आए। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में अपना तज्जिया पेश करते हुए अतर काज़मी ने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल ने भी ट्वीट की, पाकिस्तानी सफीर को टैग किया और उनसे पूछा कि जनाब आप जवाब दें कि आपके मुल्क का वजीर दिफा इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात आखिर क्यों दे रहा है। उस ट्वीट में रिचर्ड ग्रैनल ने IMF को भी टैग किया और USAID को भी टैग किया। ये बहुत ही परेशान कुन चीज है। अतर काज़मी ने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं। वो हमारे मामलात में काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इमरान खान की रिहाई का वो बारहा मुतालबा दोहरा चुके हैं। इस पर हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल आ रहा है। एक निजी टीवी से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। रिचर्ड ग्रैनल और अमेरिका जो कुछ मर्जी कहता रहे, हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ अरसा पीछे जाएं, तो जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उस वक्त इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद की गई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमारी रोजी रोटी का दारोमदार उनके ऊपर है, आप उनको कैसे एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। अमेरिका अगर वेंटिलेटर उतार दे तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अतर काज़मी ने कहा कि अब ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कह रहे हैं कि हमें रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से बड़े ही वाज़ेह हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तज्जियाकार ने मजीद कहा कि हमारा बहुत सी चीजों के लिए अमेरिका पर दारोमदार है। मैं समझता हूँ कि उसका हमारे वज़ीर-ए-आज़म को अच्छी तरह अदराक होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स पर अजीब किस्म की बहस की जा रही है। हुकूमती रहनुमा के रद्द-ए-अमल से मामला पेचीदा होता जा रहा है। हमें ऐसे हसास मामलात में एहतियात बरतने की जरूरत है। टॉक टॉक फाइट फाइट खेला जा रहा है। इमरान खान के नए मुतालबात क्या? इमरान खान चाहे तो नजम सेठी की चिड़िया अंदर की खबर ले आई, थरथल्ली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान को समझाया गया है कि अपने सोशल मीडिया को रोकें, अटैक ना करें। वो नहीं रोक रहे, लगे हुए हैं। नजम सेठी ने कहा कि आज इमरान खान चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन वो नहीं रोक रहे। नजम सेठी ने बताया कि इमरान खान 2 हाथ से गेम खेल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अटैक जारी रखें और वो उनका सोशल मीडिया कर रहा है, दूसरी तरफ वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू करें, 2-3 इश्यूज पर रखें, ज्यादा आगे ना जाएं, अगली बात ना करें, मेरी बात ना करें, इलेक्शन की अभी बात ना करें। नजम सेठी ने बताया कि इमरान खान के पहले 4 मुतालबात थे, अब 2 हो गए हैं। नजम सेठी ने कहा कि इस वक्त सिर्फ ये कि लोगों को रिहा किया जाए और जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। नजम सेठी का कहना था कि इस वक्त दोनों जानिब से टॉक टॉक फाइट फाइट चल रही है। इमरान खान ने भी अपनी एक टीम फाइटिंग के लिए रखी हुई है, एक टीम
ٹاکنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے بھی ایک ٹیم فائٹنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے اور ایک ٹیم ٹاکنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔